Roll number 13. Seema, just turn on your camera. तबीयत ठीक हो गई? गुड, वेरी गुड। नहीं मैम, थोड़ा थोड़ा कॉपी पेन के साथ आराम से बैठिए। ओके मैम। आपकी तबीयत खराब है इसीलिए तो ऑनलाइन क्लासेस हो रही है। और खराब ना हो इसलिए। चलो ठीक है, हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे क्या, क्लास इंटरवल्स कैसे फॉर्म करते हैं, और डेटा हमारे पास अगर बहुत लेंदी टर्म में दिया हो तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, मतलब उसका टेबुलर फॉर्म कैसे लाएंगे, ऐसा कुछ था ना हमारे पास। सो अब उसी चीज को मुझे ये बता सकता है कोई, कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल में क्या डिफरेंसेस है? कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल। हर चीज बताइए। एंड मैम, हाँ बोलिए। कंटिन्यूअस जो होता है वो लाइन वाइज चलता है, जैसे 0 से 5 है तो 5 से 10 चलेगा। हाँ, वो मतलब वो रहता है, मतलब जैसे कि होता है ना कि, और उसमें अगर हम उसको चेंज करना चाहे, और एक और आपने पूछा था कौन सा, एक तो कंटिन्यूअस हो डिस्क्रीट गया और दूसरा, डिस्क्रीट। हाँ डिस्क्रीट। तो उसमें क्या होता है, उसको कंटिन्यूअस में चेंज करने के लिए हम लोग -0.5 कर देते हैं अगर लोअर लिमिट से। हाँ चलिए ठीक है। सुमित यस बोलिए, मैम। आप कुछ बोल रहे हैं। मैम, कंटिन्यूअस सीरीज में एक इंटरवल होता है जो बराबर होता है सब जगह, और डिस्क्रीट सी में ऐसा नहीं होता है। डिस्क्रीट में बराबर नहीं होता? लास्ट जो हम लोगों ने एग्जांपल लिया था उसमें क्या बराबर नहीं था? बताओ। इंटरवल तो इतना ही था ना, 15 to 19 ले रहे थे, देन 20 to 24 ले रहे हैं, तो इंटरवल तो इक्वल है। हर में 4 का इंटरवल है, तो इक्वल तो है ना। लेकिन कहीं ना कहीं वो डिसकंटिन्यू हो जाता है, इसलिए उसको डिस्क्रीट वर्ड यूज कर रहे हैं। और उसको एक टर्म और यूज किया जाता है वहां पे, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव क्लासेस। एक्सक्लूसिव मीन्स होता है दोनों अलग अलग टर्म, जैसे डिस्क्रीट को आप एक्सक्लूसिव बोल रहे हैं, इंक्लूसिव में होता है इंक्लूडेड इन दैट टर्म। ठीक है, तो कंटिन्यूअस को आप बोल सकते हो इंक्लूसिव क्लासेस, एंड डिस्क्रीट को बोल सकते हो एक्सक्लूसिव क्लासेस। ठीक है, आई होप ये समझ आया होगा। चलो, और डिस्क्रीट को हम लोग कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कर लेते हैं, तभी हम लोग सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। जो हम लोग अब तक नहीं पढ़ा है जो भी, उसमें यही है कि आप डिस्क्रीट को कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करेंगे, कंटिन्यूटी मेंटेन करने के बाद ही आगे का फर्दर सॉल्यूशन होता है, अदरवाइज हम लोग सॉल्व नहीं करते। जो सिंप्लीफिकेशन होता है वो कंटिन्यूअस का होता है, अब तक जो पढ़े हैं। ठीक है, चलो एक मिनट। कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, और फिर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। सो स्टैटिस्टिक्स इज व्हाट? collection, presentation, analysis, and interpretation of data. Is there anyone Sakshi in your class? Her roll number is not mentioned.
चलो शोभा बताओ तो जरा मुझे स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन करना। नैना आप बता सकते हो? स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन करना हो इन सिंपल वर्ड्स तो क्या बोल सकते हैं? बहुत लेंदी डेफिनेशन मुझे नहीं जानना, बस सिंपल वर्ड्स में बताइए। टेल मी। नो मैम। नो। कृष्णा आप बता सकते हो? अभी तो मैंने बताया ना, स्टैटिस्टिक्स क्या है? इज अ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस ऑफ डेटा। हाँ रुचि बोलिए। एक तो मैम हो गया इंटरप्रिटेशन, एनालाइज करना, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ये सारी चीजें हैं उसमें स्टैटिक्स में यूज हम कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर हम सिंपल फॉर्म में लिखना चाहें तो पहले तो हमें एनालाइज करना पड़ेगा, फिर प्रेजेंटेशन पहले ऑफ एनालाइज नहीं करेंगे, पहले हम कलेक्शन करेंगे, देन कलेक्शन कलेक्शन के ऑफ बाद डाटा। होता है टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, देन कलेक्शन के बाद प्रेजेंटेशन। जब कलेक्शन कर लिया डेटा, जैसे मैंने हम लोगों ने मार्क्स का कलेक्शन किया था, तो कलेक्शन कर लिया सारे यस मैम। मार्क्स का एक जगह, देन प्रेजेंटेशन उसको टेबुलर फॉर्म में कर दिया, देन एनालिसिस करते हैं और उस एनालिसिस के बाद कुछ भी रिजल्ट इंटरप्रेट करते हैं। तो सबसे लास्ट स्टेप है वो हमारा इंटरप्रिटेशन होता है। ठीक है, चलो देखो अब हम लोग शुरू करते हैं। चलिए कुछ नया तो अब स्टडी कर सकते हैं। चलो ठीक है, इतना क्लियर है तब आगे बढ़ सकते हैं। चलिए देखिए, आज देखते हैं कुछ नया। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो हम लोग कर चुके थे, टेबल फॉर्म में था, वो फ्रीक्वेंसी टेबल था, उसी को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। सो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी किया जाता है। जैसे कभी कभी आप चीज खुद भी देखे होगे, मान लो आप किसी पर्टिकुलर फल की बात करो और किसी ने वो कभी नहीं देखा हो, तो वो समझ ही नहीं पाएगा कि एग्जैक्टली वो कैसा दिखता है, क्या है। तो आपको क्या करना होता है, लोग ज्यादा बेटर उसको समझ पाए इसलिए ना उसको ग्राफिकली शो करते हैं। बहुत सारे केसेस में न्यूमेरिकल टर्म लोगों को समझ नहीं आता। जैसे मान लीजिए अगर आपको कुछ बोला जाए, मार्क्स को, सपोज मार्क्स ही सबका हो और मार्क्स को बोला जाए सबका नंबर लिख दो टेबल में, वैसे जैसे लिखा था आपने बोर्ड पे, या फिर ऐसा कहा जाए कि उसको ग्राफिकली शो करो। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने का मतलब बेसिकली यही होता है कि आप उसको शो कर रहे हैं ग्राफिकली, जिसको मैथमेटिक्स नहीं भी आता हो वो ग्राफिकली देखकर उसको समझने की कोशिश कर सके। तो अगर ऐसा होता है तो उसको हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। उसी फ्रीक्वेंसी डेटा का जो हमारे पास डेटा अवेलेबल था उसको हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका सबसे बेटर ऑप्शन जो है वो हिस्टोग्राम है। देखो हिस्टोग्राम में होता क्या है, ये जो ग्राफ देख रहे हैं आप, ये जो ग्राफ है यही आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा इन टर्म्स ऑफ हिस्टोग्राम। कैसे बना है देखो, जैसे मैंने एक बताया था, जो लास्ट एग्जांपल हम लोगों ने लिया था ना, ये वही है। क्या किया है, हर टर्म में, इनिशियल टर्म में जितना भी है उसमें 0.5 घटा दिया गया है और बाद वाले में 0.5 ऐड कर दिया गया है ना। तो 14.5 था हमारा, ये 15 था तो उसको 14.5 कर दिया गया, ये 19.5 कर दिया गया, ये 19 था तो ये 20 था तो उसमें से घटा दिया गया 0.5। तो ऐसा हम लोग कर रहे हैं। और ये करने के बाद जब हमारा ये कंटिन्यूटी को मेंटेन कर लेता है तब इसको हम लोग ग्राफिकली शो कर रहे हैं। अब देखो ये जो है इधर आपका एक्स एक्सिस जो है, ध्यान से समझिएगा इसमें क्या कर रहे हैं। एक्स एक्सिस जो है उसमें हम लोग इस मार्क्स को
जो वेरिएबल था उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वाई एक्सिस पे क्या कर रहे हैं, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हो क्या रहा है, मान लो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आप 14.5 से ग्राफ बनाना शुरू किए, 14.5 एक पर्टिकुलर वैल्यू होगा यहाँ, और उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो 9 है, तो इसको 9 तक लेकर गए और 19.5 पे ब्लॉक कर दिया। दूसरे का ग्राफ जो है वो 19.5 से शुरू हो रहा है, 24.5 तक जा रहा है। सो यहाँ 19.5 से शुरू हुआ, 24.5 तक जा रहा है, और ये जो है इसका फ्रीक्वेंसी कितना है 11, तो ये 9 था, इसको 11 कर दिया गया। थर्ड में इसी चीज को किया गया है, 24 रेंज क्या है 24 टू 29.5 टू 29.5, सो ये रेंज ले लिया गया और इसको ऐसे कर दिया। तो इसमें क्या किया, इसमें 9 था देखो फ्रीक्वेंसी, इसमें 11 था, तो अकॉर्डिंगली ग्राफ बनाया है, इसमें 10 है। इसी तरह 29.5 से 34.5 का जो रेंज है उसमें 44 लोग हैं, लाइक यहाँ तक फ्रीक्वेंसी गया है, तो इसके लिए ऐसा ग्राफ बना दिया गया। इसी तरह नेक्स्ट ग्राफ, सारे ग्राफ के लिए ऐसे ऐसे बना दिया गया। इस प्रेजेंटेशन को जो आपका इस तरह से बना है उसे हम लोग हिस्टोग्राम कह रहे हैं। हाँ चंदन बोलिए। मैम सबको अनम्यूट ही रखिए ना, हल्ला नहीं हो। ओके देखो बस हल्ला शुरू क्वेश्चन पूछने टाइम फिर ठीक है ठीक है ठीक है, तो हम लोग उसको ग्राफिकली ऐसे शो कर सकते हैं। अब देखो ये ग्राफ अगर देख रहे हो तो यहाँ से लोगों को जिसको नहीं बहुत ज़्यादा डेटा समझ में आता होगा, ये समझना थोड़ा मुश्किल जिसके लिए होता होगा, वो आराम से समझ सकते हैं कि ये जो रेंज है 39.5 टू 44.5, इस रेंज में बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं। दैट मीन्स अप्रॉक्स ये 56 के आसपास, 54 देखो, ये ग्राफिकली अब लोग ज़्यादा समझ पाएंगे। लेकिन ये टेबल, बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिसको आप ये टेबल समझाने की कोशिश करें तो उनके लिए ज़्यादा मुश्किल होगा एज कम्पेयर टू ये समझने में वो आसान हो जाएगा कि इस रेंज में बहुत कम लाई करता है, इस रेंज में ज़्यादा है, इस रेंज में ऐसा कुछ है, इस रेंज में इतने लोग लाई करते हैं, वो ग्राफिकली समझ जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो फ्रीक्वेंसी थी हमारी, फ्रीक्वेंसी मीन्स वही नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितने लोगों का कितना मार्क्स आया है, उसको हम लोग ग्राफिकली शो करते हैं। ऐसा बहुत सारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो हम लोग यूज फायदा, हाँ ग्राफिकली शो करने से कोई फायदा? मैंने बताया तो वही बता रहे हैं ना कि बहुत लोगों को ये समझ नहीं आता। मैथमेटिकली आप इतना लिखोगे, इसको नंबर ध्यान से पढ़ेगा तब ना वो समझेगा कि इसमें ज्यादा है इसमें कम है, और ग्राफ से बता दे तो रहे हो तो शुरू से ये तो ऐसे ही करते हैं। शुरू से करते हैं, ये आप करते हैं ना अब तक, कभी गवर्नमेंट का डेटा पब्लिश होते हुए नहीं देख रहे हो? नहीं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता तो आप लोग नो पढ़ते मैम, ही नहीं, मैगजीन पढ़ते ही नहीं हो कुछ। पाई चार्ट बनाता है या फिर आपका जो दिखाता है इतने % लोगों ने ये ओपिनियन दिया, ऐसा आया रिजल्ट, ये सब क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। कभी भी गवर्नमेंट का सर्वे रिपोर्ट आता देखे है हैं वो देखे हैं। सब अब याद आने लगा, देखा है ना, हम लोगों ने देखा है। वो आप उसको जैसे उस वे कोरोना में, का ग्राफ बना। हाँ एग्जैक्टली वो डेटा, वो जैसे फ्रीक्वेंसी कोरोना का पॉली दिखाई दे रहा है। वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के जैसे टर्म में दिया रहता है, ग्राफ जा रहा है आईपीएल में भी ऊपर। दिखाई देता है। हाँ तो वो चीज बताया जाता है ना, स्ट्राइक रेट वगैरह मैच में दिखाते भी हैं तो दिखाई देता है। हाँ स्ट्राइक रेट दिखाते हैं, रन रेट दिखाते हैं, उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट मैम करते हैं। समझ में नहीं आ रहा है। क्या समझ नहीं आया ये बताओ? समझ तो गए। समझ में आ रहा है। मैम नहीं आ रहा है। वही तो पूछना चाह रहे हैं, क्या समझ नहीं आया बताओगी तब तो। मैम यही जो आप समझा रही हैं ग्राफिकल यही ग्राफिकल का। अच्छा तुमको ये बात बताओ, इस नंबर को जब हम लोग उतने लंबे चौड़े टर्म को, वो डेटा लिखा हुआ था उसको ऐसा कर सकते हैं, तो आप इसको ग्राफ, अच्छा ग्राफ कभी बनाया है, यूज किया है, ये मुझे बताओ। यस मैम बना यस चुके हैं, मैम। 10th मैं में बना बनाई हूँ। चुके हैं कब तक? तो ऐसे 9th में ग्राफ बनाए नहीं थे। बनते थे, ग्राफ ही ऐसे हल्का ग्राफ। लग रहा है। मैम 10th में बनाई हूँ, 12th में तो मैथ्स था ही नहीं। तो 12th से मतलब ही नहीं है, 10th में ही यूज कर रहे थे हम लोग, ऐसा ग्राफ तो बनाया है। ये मैम 8th हाँ क्लास हम में लोग भी था, बनाए हैं, 7 से स्टार्ट हो जाता है। बहुत ग्राफ बनाए हैं हम। ऐसे ग्राफ्स हम लोग यूज करते हैं, ठीक है।
जब ये ग्राफ बना रहे हैं तो उससे ये होता है, जिन लोगों को नंबर्स के टर्म में समझ नहीं आता उसको ये पता चलेगा ना कि ये इतना यहाँ तक जा रहा है तो इसका फ्रीक्वेंसी जो है वो सबसे ज्यादा होगा। ये देखो सबसे छोटा है तो इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा वो सबसे कम होगा। ये तो देख के समझ आ रहा है। और अगर इसी चीज में हम Yes, लोग ma'am. इस नंबर्स की बात करें तो जिसको हो सकता है, बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको होता है नंबर पता ही नहीं है 1 ज्यादा बड़ा है या 5 बड़ा है, ऐसे लोग भी हैं। तो वो समझना इनफैक्ट, और अगर नहीं वो होगा मैम ऐसा लोग। हैं आप जाके देख सकते हो। नहीं है मैम। है मैम लेकिन मैम है, कहाँ मेरा पे एक है फ्रेंड था दिखाइए। मेंटरी वो था। ऐसा ऐसा हम ऐसे दिखा लोग देंगे हैं। आपको। काउंट करना कहाँ पे है नंबर्स के टर्म में सन्नी, कहाँ पे है? 1 5 यही करते हो तुम लोग इसी वजह से। विश्वजीत ज्यादा तेज नहीं देखो होता क्या है, इस नंबर्स में हम बात करें, हो सकता है 1 5 8 10 इन सब में ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, लेकिन सपोज 1000 हो, 1000 10,000 ऐसे नंबर्स हो तो उस केस में कंफ्यूजन होता है बहुत लोगों को। और अगर वो ग्राफिकली दिखा देता है तो आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आपको अपने आप पता चल जाएगा दिस इज द लॉन्गेस्ट वन, मतलब इसका आपका इस केस में रिजल्ट आ रहा है ऐसा, मैक्सिमम नंबर इसका है, इस रेंज में लाई करने वाले लोग सबसे ज्यादा हैं। सपोज इसी तरह ग्राफ बनाओ यूथ पॉपुलेशन का इंडिया का, ओल्ड एज पॉपुलेशन का बनाओ, चिल्ड्रंस का बनाओ, तो वो ग्राफ दिखाएगा कि आपको कितने लोग हैं। ऐसे नंबर्स में भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ग्राफिकली शो कर देते हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, वो उस पर लोगों का ध्यान ज़्यादा जाएगा, ये लोग ज़्यादा आसानी से समझ पाएंगे। इसमें आप लोगों को देखना पड़ेगा, देखना और समझना पड़ेगा कौन सा ज़्यादा है, बड़ा छोटा ढूंढना पड़ेगा। यहाँ ग्राफिकली आराम से दिख जाएगा। तो ये जो है इसका परसेप्शन जो होगा माइंड में कहीं ना कहीं थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। और ये जो नंबर है इससे भी हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं, अगर हमारे जो प्रैक्टिस है वो अगर डेटा से डिस्कस करने से है, रिलेटेड फील्ड से है, तो हम लोग ये भी समझ सकते हैं टर्म ये दोनों डिफरेंट चीज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, बस ये है कि ये थोड़ा ज्यादा सिंपलर फॉर्म को शो कर रहा है और उन लोगों को भी अट्रैक्ट करेगा जो जिनको मैथमेटिक्स का बहुत नॉलेज नहीं है और जिनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है डेटा को स्टडी करने में, तो वो इस वे में जाएंगे तो उनको ज़्यादा आसानी से समझ में आने वाला है। ठीक है, सो इस टर्म से हम लोग हिस्टोग्राम, इस प्रोसेस को, जो आप ये प्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ है इसको हिस्टोग्राम बोलते हैं। और हिस्टोग्राम जब भी बनता है तो एक चीज़ देखना, जब तक ये कंटिन्यूअस नहीं होगा तो हम लोग हिस्टोग्राम नहीं बनाएंगे। हिस्टोग्राम में ये जो डेटा है कंटिन्यूअस डेटा, आप लोग अभी इसका मतलब समझ गए हैं, कंटिन्यूटी वाला 19.5 से 19.5 से 24.5 जा रहा है, देन 24.5 से 29.5 जा रहा है, तभी ऐसा ग्राफ बनता है। तब जो ग्राफ बनता है हम लोग उसको बोलते हैं हिस्टोग्राम। और ये हिस्टोग्राम फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये फ्रीक्वेंसी के डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर रहा है ये ग्राफ, दिस इज हिस्टोग्राम। ये नोटेशन है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन का, बस इतना ही है इसमें। अब इसी को एक टर्म और यूज करते हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, वो भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जो आप लोग स्ट्राइक रेट वगैरह देखा होगा। मान लीजिए इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप यहाँ मिला दो, सबके मिडिल को, इसी में अगर हम ग्राफ ऐसा कुछ ले लें, लाइक हमारे पास एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, मान लीजिए आप ग्राफ बना रहे हैं, हिस्टोग्राम है हमारे पास, ऐसा कुछ बनाया हुआ है। ठीक है, अगर इसी ग्राफ में हम लोग ऐसा कुछ ले ले, ये पॉइंट, ऐसे पॉइंट, ग्राफ कम हो रहा है फिर बढ़ रहा है, ऐसा ले ले, तो ये जो ग्राफ होता है उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बोलते हैं। और इसमें इस टर्म को सिर्फ आप क्या कर रहे हो, हिस्टोग्राम से नहीं दिखा रहे हो, आप सिर्फ इस ग्राफ को दिखा रहे हो। जो रन रेट, स्ट्राइक रेट वगैरह देखते होंगे, मार्केट का मूवमेंट, या फिर कोविड-19 वाला केस जैसे रहता है, मान लीजिए वो, ये सपोज एक ग्राफ बन गया है फॉर पर्टिकुलर कोविड-19 का केसेस इन 2020 और 2021 में इससे कम जा रहा है, तो लाइक ऐसा कुछ होगा, सपोज ऐसा ग्राफ बन रहा है, ये 2021 का ग्राफ है, तो ये आपको शो कर रहा है कि 2021 में जो केसेस हैं वो कम है और ये जो है वो ज़्यादा है।
तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जिसमें आप सिर्फ स्ट्रेट लाइन से ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट करके कर रहे हैं, वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। और आप जब ग्राफिकली ऐसे शो कर रहे हैं लाइक टेबल के फॉर्म में, और ये ऐसा ग्राफ हो, तो उसको हिस्टोग्राम बोलते हैं। यही दो नोटेशन बेसिकली हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। वैसे पाई चार्ट भी यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारे ग्राफ हैं। इनफैक्ट मोर देन 20-25 ग्राफ्स के वे हैं जो आप लोग कर सकते हैं यूज़। बट सबको जानना हमारे लिए उतना ज़रूरी नहीं है, बिकॉज हमारे लिए वो नोटेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फ़िलहाल नहीं है, इसलिए वो आप छोड़ सकते हो। तो ये दो तरीका जो जनरली हर जगह मिलेगा आपको, दिस वन इज हिस्टोग्राम, एंड हिस्टोग्राम से ही इसी पॉइंट को मैंने बनाकर ये बताया कि आप ग्राफिकली जब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसी हिस्टोग्राम से, ये हिस्टोग्राम वाला ही पोर्शन है, ये जो आप टेबल ये है, हिस्टोग्राम से ही आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना सकते हैं। तो ये दो वे है जो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है कन्वीनियंट वे में डेटा को, जिसका एक्सप्लेनेशन लिखा है सिंपली फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। ये ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है। तो आपको अगर एक्सप्लेन करना है तो आप ये लिख सकते हैं, अगर नहीं एक्सप्लेन करना है तो नोटेशन मैंने जो बताया ग्राफिकली जो शो करेंगे वो सिर्फ ऐसा होगा। ठीक है, और ये क्यों कर रहे हैं? लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि नंबर्स के टर्म में सबके बात में सबको समझ में नहीं आते। ठीक है, सबको समझ में नहीं आता। प्रॉफिट लॉस सबको होता है, इनकम एक्सपेंडिचर सबको होता है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ नंबर बात करें तो बहुत लोग हमेशा इन टर्म्स ऑफ नंबर्स बात नहीं सुनते। तो आप उसको ग्राफिकली शो कर रहे हैं जो उनके लिए भी कन्वीनियंट हो और आपके लिए भी कन्वीनियंट हो जाए किसी को समझा पाना। सो बस ये है। ठीक है, देन चलो यहाँ तक बताओ मुझे, कोई अभी तक कोई प्रॉब्लम है तो? नो, आपका तो हैंड रेज ही रहता है। एनीवन बताइए। हाँ चंदन बोलिए। प्रॉब्लम तो नहीं, और म्यूट रहते हैं तो उतना नहीं, मतलब कि फोकस मजा नहीं आ रहा पढ़ने में बस। फोकस नहीं करते हो तो ये तुम्हारा वो फोकस हो जाता है, मेंटल लेकिन इम्पैक्ट मतलब है। कि वो एक एक क्वेश्चन हर वक्त मन में क्वेश्चन आता है, लेकिन फिर हैंड रेज करो, फिर और बाकी हाँ क्वेश्चन तो फिर करो, भूल कोई जाते हैं। प्रॉब्लम नहीं है। मैंने हर स्टेप पे कहा है ना, और जब भी मैं बताती हूँ तो आपको लास्ट में कहते हैं, नहीं तो कोई एक अगर मेंटेन कर सकते हो साइलेंस तो फिर रखो वैसे ही, अनम्यूटेड रहो आप, वैसे ही रहो, डोंट वरी। तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसमें होता है ना, आप लोग खुद से बहुत ज्यादा डिस्कशन करने लगते हैं, फिर वो विशेष चीज जी बात तो ही नहीं कुछ होता। कुछ ज्यादा बात को सब बढ़ा लेता है। हाँ तो वही चीज, वही फिर बाद में इशू बन जाता है, और कोई बात नहीं है। मुझे प्रॉब्लम अनम्यूट रखने से नहीं है, मैंने शुरू में बहुत बार रहने दिया है। बट ये होता है ना, उसमें आप लोग खुद ही डिस्कशन करने लगते हो, और एक पॉइंट वाली बात जो मुझे इंपॉर्टेंट बात बतानी होती है, आप वो चीज छोड़ देते हो, बाकी सारी चीज पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करने लग जाते हो। ठीक है, सो हम लोग ग्राफिकली दो वे आज हम लोगों ने सीखा है जिससे हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेटा को। इन टर्म्स ऑफ नंबर्स तो हम लोगों ने पढ़ा ही था, ये सारा डेटा तो हम लोग सॉल्व किए ही थे, और इसका मीन मीडियन मोड वगैरह जो है निकाल सकते हैं। बट ये है, ये देखिए, जो हम लोग बात कर रहे थे कलेक्शन ऑफ डेटा एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, तो शुरुआत में कलेक्शन ऑफ डेटा बोर्ड पे उतना सारा नाम लिखा हुआ था। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा ये भी है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इससे पहले जो हम लोगों ने टेबल फॉर्म किया था वो भी है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा ये भी है। सो डेटा को प्रेजेंट करने के इतने तरीके हैं, जिसमें टेली मार्क वाला टर्म था, फ्रीक्वेंसी टेबल था, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल था, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी टेबल है, देन हिस्टोग्राम है, देन पॉलीगॉन है। इतने सारे आप जो वे है, ये सारा कुछ जो है अल्टीमेटली वो सिर्फ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा करने के बाद अब हम लोग आते हैं जो हम लोगों ने पहले किया था, मीन निकालना, मीडियन निकालना, मोड निकालना वगैरह वगैरह। देन मूव करते हैं उस पर। सपोज देखिए, हमारे पास जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है,
अब मैंने वही चीज कहा, एवरेज जो आप टेबल फॉर्म में निकाल दिए, शो कर दिए, ऐसा है। अब हम लोग देखते हैं कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है। जैसे मैंने कहा था ना, किसी का एवरेज एज जानना है, मार्क्स जानना है, अलग अलग क्लासेस में अलग अलग पेपर में आपने अलग अलग मार्क्स लाया है, या फिर अगर इनकम और एक्सपेंडिचर के टर्म में समझ में आता है तो ऐसे ही समझ सकते हो, किसी पर्टिकुलर वेंडर का जो डेली इनकम है, पर डे इनकम, फर्स्ट डे इतना इनकम आया उसको, दूसरे दिन इतना आया, थर्ड डे इतना आया, और आप उससे जाके पूछ रहे हो कि आपका एवरेज इनकम क्या, आपका इनकम क्या है, एक महीने का क्या इनकम है। तो अब आपको वो बताएगा, तो उसका तो जो सेल हो रहा है वो डेली बेसिस पे हो रहा है, तो हर दिन अलग अलग सेल होगा। हर दिन जब अलग अलग सेल होगा तो इनकम भी हर दिन अलग अलग होगा। जब इनकम अलग अलग होगा तो वो कोई एक अमाउंट आपको बता पाए, ये उसके लिए मुश्किल है या नहीं। या फिर आपको अगर बता भी दे तो भी आपको रोज का दे दे, आज मेरा 100 रुपीज का सेल हुआ है, कल 200 का हुआ था, कल 150 का हुआ है, ऐसा कुछ अगर दे दे इन्फॉर्मेशन, फिर भी आप कुछ इंटरप्रेट करने के कंडीशन में नहीं रहेंगे। तो यहाँ से अगर कुछ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकालना है, क्योंकि आपको जानना है उसका सैलरी, सॉरी, टोटल मंथली इनकम। अगर टोटल मंथली इनकम की बात करो तो टोटल मंथली इनकम वो बताने के सिचुएशन में नहीं है, और हो सकता है उसको बहुत ज़्यादा ये भी समझ में ना आता हो कि हर महीने का, हर डेली का हम पैसा जोड़ लेंगे, उसको 30 से डिवाइड कर देंगे तो मेरा एवरेज इनकम मिल जाएगा। तो ये तरीका कहाँ से मिलता है? स्टैटिस्टिक्स वाले से, कि आप दो रोज का वैसा सारा जोड़ लो, उसको 30 से डिवाइड कर दो, तो हम उसको जो रिजल्ट आ रहा है दैट इज एवरेज इनकम। हो सकता है किसी दिन उसका 1000 रुपए का सेल होता हो, किसी दिन 100 रुपए का सेल होता हो, किसी दिन होता ही ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो अब इसमें से जो टोटल आएगा वो हम लोग मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन के टर्म में निकाल रहे हैं, क्योंकि हम उसका पूरा सैलरी मंथ का जानना चाहते हैं और मंथ का डेटा हमको मिल नहीं रहा है। तो इसलिए हम लोग दूसरा तरीका यूज करते हैं जिसको मीन के टर्म में डिफाइन करते हैं। तो वही जो सेंट्रल टेंडेंसी, डेटा कितना सेंट्रलाइज है, एवरेज इनकम पर क्या बोला जाए, एवरेज इनकम पर डे भी आप निकाल सकते हो, पर मंथ भी निकाल सकते हो, पर ईयर भी निकाल सकते हो। तो वो एवरेज जो निकालने का तरीका है वो हम लोगों के पास 5 तरीका है। अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। इन 5 तरीके से आप निकाल सकते हैं एवरेज जो आपको यूज करना है। अब देखो, एवरेज जो होता है वो क्या होता है, आपने दिन भर, साल भर में कितना आपका इनकम हुआ, पूरे मंथ में आपका कितना इनकम हुआ, ये एक जगह कलेक्टिवली बताता है। अलग अलग ब्रेक करके नहीं, ब्रेक करके आपके पास इंफॉर्मेशन पहले से था, उसको आप एक जगह कलेक्टिव इंफॉर्मेशन की तरह यूज करना चाहते हैं, तब आपको कभी भी, एवरेज का मतलब यही है, आप कलेक्टिव इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं फॉर अ मंथ, फॉर अ ईयर, फॉर अ डे। सपोज एक दिन का ही एवरेज निकाल लो, हो सकता है अलग अलग टाइम पे अलग अलग सेल होता हो, तो एवरेज आज का इतना है, तो वो भी आप निकाल सकते हो। तो वही चीज हम देखना चाह रहे हैं, लेकिन एवरेज एक दिन का निकालोगे तो क्या होगा, कितनी बार सेल हुआ वैसे करके करना होगा, या फिर डिवाइड करोगे तो 1 से डिवाइड करोगे तो अल्टीमेटली वही आएगा। तो ये हम लोगों के पास ऑप्शंस हैं अलग अलग अर्थमेटिक मीन निकालने के, एवरेज कलेक्टिव इंफॉर्मेशन निकालने के। अब कभी भी कलेक्टिव इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं तो इन 5 तरीकों से हम निकाल रहे हैं जो मैथमेटिकली डिफाइंड है, हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्मूला है इन सब का, और उससे हम लोग सॉल्व करके रिजल्ट निकाल रहे हैं कि एवरेज इतना आएगा। तो ये जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है उसके कुछ कंडीशन है कि ये डेफिनेशन कैसा होना चाहिए। तो इसमें से कुछ कंडीशन दिया हुआ है। ये जो भी डेफिनेशन, इन 5 में से आप कोई भी डेफिनेशन लो, वो हमेशा इसको आइडियल, इसको यूजफुल बनाने का, आइडियल इंफॉर्मेशन कब, आइडियल कब होगा, होता है कोई चीज जब कुछ पर्टिकुलर कंडीशन को फॉलो करता है। तो ये जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है उसको आइडियल तब बोलते हैं जब इसका कोई मैथमेटिकल डेफिनेशन हो, दैट मीन्स इट शुड बी रिजिडली डिफाइंड। मतलब अगर हम अर्थमेटिक मीन को डिफाइन कर रहे हैं तो आपको ये पता होगा कि हमारे पास अर्थमेटिक मीन का एक डेफिनेशन है, दैट इज एक्स बार इज इक्वल टू 1/n समेशन fi xi।
ये हमारे पास एक मैथमेटिकल डेफिनेशन है और इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप निकाल रहे हैं, तो इसका अपना सिग्निफिकेंस है। जो मैथमेटिकली एक्स आई का कोई वैल्यू होगा, एफ आई का कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगा, एन भी हमारा नोन है, तो हम लोग एक फिक्स डेफिनेशन दे रहे हैं। जब फिक्स डेफिनेशन दे रहे हैं तो कहा जा सकता है इट इज रिजिडली डिफाइंड। समझ रहे हैं? इस टर्म का मतलब, इस कंडीशन का मतलब यही है, कभी भी मैथमेटिकली मान लो एवरेज को आप किसी और तरीके से डिफाइन करें, हम किसी और तरीके से डिफाइन करें, कोई और किसी और तरीके से डिफाइन करे, तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन हमें डिफरेंट रिजल्ट नहीं चाहिए। डिफरेंट रिजल्ट नहीं चाहिए मतलब एक ही टर्म आना चाहिए, तो एक पर्टिकुलर डेफिनेशन होना चाहिए। दूसरा है it should be readily comprehensible and easy to calculate। ये सबको समझ में आना चाहिए, जो कि बहुत लोगों को नहीं आता। और इजी टू कैलकुलेट होना चाहिए, मतलब इसका कैलकुलेशन जो है वो आसान हो, ऐसा ना इतना लेंदी प्रोसेस हो जाए कि लोग एवरेज मंथली इनकम जो है वो निकालना ही छोड़ दें। तो इजी टू कैलकुलेट होना चाहिए और समझ में भी आना चाहिए। थर्ड क्या है, ये सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होना चाहिए। सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होने चाहिए का मतलब ये है, जब आपको मंथली इनकम निकालना है तो हर दिन का इनकम जानना ज़रूरी है और हर दिन के इनकम के बेसिस पे ही आप मंथली इनकम निकाल सकते हैं। तो जो थर्ड कंडीशन है वो भी फॉलो होता है, फुलफिल होता है, क्योंकि हर ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। अगर फॉर्मूला याद करो तो यहाँ लिखा है 1/n समेशन एफ आई एक्स आई, तो एक्स आई जो है वो हर दिन का इनकम है, ठीक है? तो हर दिन का इनकम आपको पता है तभी वो निकाल रहे हैं, तो बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन वाला कंडीशन जो है वो भी सेटिस्फाई होता है। इसके बाद ये है सुटेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, कुछ भी अगर हमको मैथमेटिकली प्रूफ करना हो और इससे आगे फर्दर कुछ कंक्लूजन निकालना हो, तब भी ऐसा सुटेबल हो, हम लोग ये चाहते हैं। कभी भी अगर हम मीन निकाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ उसे इंटरप्रेट करना चाहते हैं, कुछ रिजल्ट तक पहुंचना चाहते हैं, तो ये सब अगर हमें करना है तो वो वैसा होना चाहिए कि हम सारा वो यूज कर पाए। इसी तरह ये लिख रहा है नेक्स्ट जो है, it should be affected as little as possible by fluctuation of sampling। ये थोड़ा मुश्किल है समझना। और ये लास्ट वाला, it should be affected must not be affected much by extreme values। देखो, it should not be affected या फिर affected as little as possible by fluctuation of sampling। fluctuation of sampling जो होता है, मान लो ये कुछ ऐसा है, एक ही वेंडर का या फिर एक से ज़्यादा वेंडर आप ले लें, तो अगर अलग अलग वेंडर का आप इनकम देख रहे हैं तो हो सकता है किसी का इनकम बहुत ज़्यादा हो किसी दिन और बहुत कम हो किसी दिन। लाइक किसी दिन 0 हो जाए और किसी दिन 2000 हो जाए। तो यहाँ पे आप कंक्लूजन निकालने में बिल्कुल ही सिचुएशन में नहीं रहेंगे और उसका इम्पैक्ट आपका कहीं ना कहीं जो एवरेज आपने निकाला है उस पर पड़ता है, ठीक है? तो उसको बहुत कम अफेक्टेड होना चाहिए। मतलब ये है कि अगर एवरेज आप इनकम जानना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं मोर और लेस फ्लक्चुएशन हो, बट इतना फ्लक्चुएशन ना हो कि हम परेशान हो जाए उस चीज़ से कि रिजल्ट कैसे आ रहा है, कितना ज़्यादा चेंज हो रहा है रिजल्ट में। ज़्यादा चेंज नहीं होना चाहिए। फ्लक्चुएशन तो होगा क्योंकि हर दिन का डिफरेंट है, तो फ्लक्चुएशन होगा, बट वो बहुत ज़्यादा ना हो, किसी दिन कम, बहुत कम, किसी दिन बहुत ज़्यादा। अगर ऐसा होगा तो कंक्लूजन निकालने में, इंटरप्रिटेशन करने में हमें मुश्किल होगी। दूसरी बात है, इट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। एक्सट्रीम वैल्यूज मैंने वही एग्जांपल दिया, एक दिन 2000 हो रहा है, एक दिन 100 रुपये भी नहीं है, 0 है, तो ये क्या हो रहा है? एक्सट्रीम कंडीशन है ना, कहाँ एक दिन बहुत ज़्यादा पैसा मिल गया और किसी दिन कुछ भी नहीं मिला। तो एक्सट्रीम वैल्यूज से अफेक्टेड ना हो, ऐसा होना चाहिए।
ये सारे कंडीशन है, लेकिन कभी भी ये सारा कंडीशन सारा का सारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फॉलो करे ये पॉसिबल नहीं है। कोई भी नहीं है ऐसा, कोई भी सेंट्रल टेंडेंसी ऐसा नहीं है, मतलब मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ऐसा कोई नहीं है जो इन सबको फॉलो करता हो। इनमें से मैक्सिमम को फॉलो करने वाला मिल जाएगा आपको, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है एवरेज या फिर सेंट्रल टेंडेंसी जो सबको फॉलो करता हो। बस ये चीज दिमाग में रखो, ठीक है। तो अगर इन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो उसको हम लोग आइडियल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोलेंगे। मतलब इन 5 में से हम कोई भी यूज कर सकते हैं, कौन सा यूज करेंगे नहीं पता।